वेलकम टू माय चैनल। अब सिखा दिया एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर क्लास 8 स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर हमने चला रखी है और चैप्टर नंबर 4 उसका आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। धातु अधातु 8 स्टैंडर्ड की बुक है, एनसीईआरटी की ये बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं जो चमकदार होती है, कठोर होती है, ये सब धातु के गुण होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि धातुओं को इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोहे की कील है या एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी पीटने पर धातुएं क्या होती है, फैल जाती है, जिसे आघात वर्धनीयता का जो गुण हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है आघात वर्धनीयता के बाद तन्यता का गुण आता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। तो ऐसे कई कई धातु होती हैं जिन्हें खींचकर, जैसे तांबे के तार हैं, लोहे के तार हैं, तो एल्यूमिनियम के तार है, तो इस तरीके के तार उनमें बनाए जाते हैं। निनाद ध्वनि, धातु से बनी वस्तु में जब कठोर सतह से टकराया जाता है धातुओं की सतह को, तो उसमें क्या होता है, रिंगिंग साउंड यानी आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह भी एक धातुओं का गुण है। क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं अतः वह ध्वनिक कहलाते हैं। और इसके अलावा धातु के अलावा कोई अन्य पदार्थ ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते। अगर आप कोयले को बजा के देखिए तो कोयला जो है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। प्लास्टिक को बजा के देखिए, प्लास्टिक ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि धातुओं के क्या क्या गुण हुए। कठोर होती है, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है, ध्वनिक होते हैं, आवाज आती है उनमें, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उनमें से ऊष्मा और विद्युत का आसानी से जो है वो संचरण होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये गुण जिसमें सामान्यतः पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब आपके धातु के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है, देखने में मलिन है, और यहाँ पर ये हथौड़े की हल्की चोट से टूट भी जाते हैं। इनमें ध्वनि भी नहीं है और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी हैं। यानी ये चीजें अब क्या है, ये चीजें जो है वो अधातु है। ठीक है, अधातु के उदाहरण क्या हो गए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, अधातु के उदाहरण हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये चीज आप देखिए, इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम दो धातु ऐसी है जो नरम होती है और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये अपवाद है। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि कौन सी धातु है जिसे जो चाकू से काटा जा सकता है, वो है आपकी पोटेशियम और सोडियम। और मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की अगर बात करें तो धातु जो है वो ऑक्सीजन से बिल्कुल अभिक्रिया करके उन्हें ऑक्साइड बनाती है। आयरन में जंग लगना, ये सबसे बड़ा इसका एक उदाहरण है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन करने से भी इसका ऑक्साइड हमने देखा था। तो आयरन से ऑक्सीजन करके ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, और हरा पदार्थ जो बनता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो एक सवाल आपका यहाँ से निकलता है कि कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक खुले में छोड़ने पर उन पर एक हरी परत जम जाती है, वो हरी परत का नाम क्या है। तो हो सकता है वहां पर दोनों ऑप्शन दे दे, हो सकता है दोनों में से एक दे दे। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट वहां पर बनता है। यहाँ पर आप देखिए कि Cu की रिएक्शन पानी से हुई है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ से CuOH का होल ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है और कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बना है। मैग्नीशियम के फीते को जब आपने यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो उससे बनने वाले जो राख थी उसकी प्रकृति कौन सी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या करता है, ये उसकी प्रकृति को चेक करने के लिए हमने जब चेक किया तो पता चला है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो गई,
क्षारीय होगी। यहाँ से जो ऑल ओवर रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है वो ये है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। ये सवाल आपका यहाँ से निकलता है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और इसका जस्ट उल्टा अधातु जो है, अधात्विक प्रकृति के ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर इसका एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि किस तरीके से ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये चीज थी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्लीय प्रकृति की जो ऑक्साइड है, सॉरी, अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक सवाल आपका यहाँ से बनता है। जल के साथ अभिक्रिया की अगर बात करें तो जल के साथ धातु अधातु दोनों ही अभिक्रिया करते हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से निकलता है वो ये है कि सोडियम धातु बहुत अधिक जो है अभिक्रियाशील होती है, या ऑक्सीजन जल दोनों के साथ क्रिया करती है, इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना था कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक बात याद रखिए, उसको जल में, ऑप्शन के साथ में जल भी था, लकड़ी का बॉक्स भी था, और एक और चीज थी, तो उसमें आंसर था आपका मिट्टी का तेल। इसके प्रैक्टिकल है इसके साथ में यहाँ पर कि किस तरीके से सोडियम धातु जल के साथ में बहुत अधिक तीव्र गति से क्रिया करती है, जबकि इसके कंपेयर में जो आयरन है वो जल के साथ बहुत धीमी प्रक्रिया यहाँ पर करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि फास्फोरस भी क्या है? एक सक्रिय धातु है। ठीक है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर उसे वायुमंडल में खुला रखा जाएगा तो वो आग पकड़ लेगी, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को सेफली किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है? क्योंकि सोडियम तो खुद जल के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में उसे रखा जाता है। ये एक और सवाल आपका यहाँ से बनता है। इसके बाद यहाँ पर हम अभिक्रिया कुछ एक प्रैक्टिकल है, तो हम देखते हैं कि अधातु जो है वो सामान्य अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है कि जो अम्लों के साथ अधातु तो क्रिया नहीं करते, और धातु जब क्रिया करते हैं तो साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलती है, यानी अम्ल प्लस धातु की यहाँ पर बात की गई है। और जो मुक्त हो रही है आपकी वो कौन सी गैस हो रही है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रही है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या किस सीक्वेंस में था ये? आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। क्षार अभिक्रिया की बात करें हम यहाँ पर, तो ये एक्टिविटी यहाँ दी हुई है क्षार अभिक्रिया की। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर देखा जाए तो ये इसमें ये चीज है कि यहाँ पर जो है धातु भी क्रिया करते हैं क्षार से, धातु भी क्रिया करते हैं, मगर अधातु जो है वो थोड़ा धीमी गति से यहाँ पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और जिंक सल्फेट का विलयन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अगर जिंक का टुकड़ा या लोहे की कील, तांबे की छीलन, इस तरीके से हम डालेंगे तो किस तरीके से उसमें चेंजेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में अगर जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पे कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से भी हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, जैसे नीला विलयन, नीले रंग का विलयन होता है, उसमें अगर हम जिंक का एक छीलन या जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो वो क्या करेगा? रंगहीन हो जाएगा जल और जिंक सल्फेट का वहां पर निर्माण करेगा। इसके साथ ही वहां पर कॉपर का जो है वो निष्कर्षण होगा, कॉपर वहां पर निकलेगा और वो पेंदे में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी होती है। जबकि हम देखेंगे कि जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर में
ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है, नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक को कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? तो याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता है, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यह नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। ये चीज क्लियर? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर और आयरन से। इसलिए जिंक जो है वो कॉपर और आयरन को विस्थापित कर सकता है, मगर जो कॉपर और आयरन है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। तो इसी वजह से यहाँ जो आपने ये प्रैक्टिकल देखा था, इसमें कोई कलर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि सी में हमने क्या डाला था? कॉपर की छीलन डाली थी, और कॉपर क्या है? जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर ने Fe को विस्थापित नहीं किया, और यहाँ पर आयरन ने जिंक को विस्थापित नहीं किया। तो ये जो यहाँ पर सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा पावरफुल जिंटन हुआ, फिर Fe, फिर Cu, यानी यहाँ पर जिंक इन दोनों को विस्थापित कर सकता है, मगर ये दोनों जिंक को विस्थापित नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट था यहाँ पर समझने के लिए। एक प्रैक्टिकल के तौर पे ये कंसेप्ट यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से कौन सी क्रिया और कौन सी क्रिया कम है, और कौन सी चीज ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो जिंक है, फिर आयरन है, और फिर कॉपर है। अब धातु और अधातु के उपयोग यहाँ पर हम देखेंगे कि धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, आधुनिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अधातु के उपयोग से भी परिचित होंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अधातु जो है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, और पटाखों के रूप में भी हमें अधातु ही काम आता है। यहाँ पर पौधे में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो वो किस तरीके से पाया जाता है, और डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई, तो मेरे शरीर में आयरन यहाँ पर किस तरीके से हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर आपकी जानने लायक है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें ये अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके या वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। सल्फर क्या है? सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी क्या है? एक तरीके से तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होता है। ये चीज आपको समझ में आई कि परमाणु की तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? परमाणु हो गई। परमाणु मिलके क्या बनाएंगे? तत्व का निर्माण करेंगे। एक जो तत्व है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे अगर आप कह रहे हैं फेरस की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसमें अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांशतः तत्व धातु है, शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु क्या हो गया? उपधातु ऐसी चीज होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण वहां पर विद्यमान होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर थी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो धातु में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती। धातु अघार्तवर्धनीय और तन्य होते हैं, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता।
धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये चीज आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन से स्थापित कर देते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करिए कि धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं और धातु जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके हम देखते हैं। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस को इसमें आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। जिंक इसका आंसर होगा। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो कुछ अधातुएं, तो अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। सभी अधातुएं तन्य होती है, ये दोनों चीजें तो गलत है। अब सभी धातुएं तन्य होती है, ये सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। तो देखिए एक्सेप्शन इसमें पाया गया है कि धातुएं जो है कुछ धातुओं में, कुछ धातुएं जो हमने पढ़ी थी जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल था, सोडियम क्या था, नरम था, वो तन्य नहीं था। तो सामान्यतः यहाँ पर धातुएं तन्य होती हैं। फास्फोरस बहुत अधिक कौन सी अधातु है? तो फास्फोरस जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील अधातु है, यानी सक्रिय अधातु है, इसलिए फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे धातुएं ऊष्मा और किसकी, विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने पढ़ा था, जिंक, आयरन और कॉपर, ये सबसे अधिक क्रियाशील था, फिर इसके बाद में इससे थोड़ा कम और ये सबसे कम। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो धातुएं अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण करती है। सामान्यतः अधातु से अभिक्रिया कर, अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, क्या ये बात सही है? तो सामान्यतः जो सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये बात सही है। जिंक, कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक स्थापित कर सकता है? नहीं, जिंक बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिखावट में जो धातु है वो सुंदर होती है, अधातु इतनी सुंदर नहीं होती। कठोरता धातु में होती है, अधातु में नहीं होती। आघात वर्धनीयता धातु में होती है, अधातु में नहीं। तन्यता धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं। ऊष्मा का चालन धातु में है, अधातु में नहीं। और विद्युत का चालन भी धातु में है, अधातु में नहीं है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो ये हमने देखा है कि एल्यूमिनियम की पन्नी जो है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्यों होता है? आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, आघात वर्धनीय होता है, इसलिए इसकी आसानी से एक पतली सी पन्नी बनाई जा सकती है जो कि भोजन सामग्री को लपेटने में काम आता है। निमज्जन छड़े यानी इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित करते हैं, क्योंकि धातु जो क्या होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की सुचालक होने की वजह से जो आपकी इमर्शन रोड है यानी पानी गर्म करने की मशीन है वो इसकी धातु की बनाई जाती है। कॉपर जो है वो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम क्योंकि बहुत अधिक जो है क्रियाशील है, तो वो हवा के संपर्क में आते ही ऑक्साइड बना लेती है और आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये आग पकड़ लेती है। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। सही मिलान करना है। अच्छा, गोल्ड से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। आयरन से अच्छा, एल्यूमिनियम से खाद्य सामग्री लपेटी जाती है। कार्बन से ईंधन बनता है। कॉपर से बिजली के तार बनते हैं। मरकरी से थर्मामीटर बनता है और आयरन से मशीनें बनाई जाती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, अगर कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तब क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी यहाँ पर बात हो रही है H2SO4 की, इसमें कॉपर की प्लेट पर अगर इसे डालेंगे तो क्या होगा? CuSO4 का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी विलयन का रंग जो है वो नीले से क्या हो जाएगा? नीले से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। ठीक है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रिया में शब्द समीकरण, ये वाली चीज ही आप कह सकते हैं इसमें कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि CuSO4 प्लस Fe से कौन सी रिएक्शन आपकी बनती है? तो FeSO4 प्लस Cu यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कॉपर का यहाँ पर निष्कर्षण हो जाएगा। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। अब इस गैस की परख नली की प्रकृति आप पता लगा लीजिए, तो एक्टिविटी है। और इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते हैं मल्टीपल के, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, यहाँ हमने पढ़ा था धातु और अधातु, इसका नाम था। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।